नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अपनी एक्सरसाइज चल रही है 10.1, जिसका मैंने एक वीडियो डाल दिया है और उसी प्रश्नावली का ये दूसरा वीडियो है, जिसके अंदर 10.1 के 2 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तीसरा थोड़ा सा रह गया था, तो मैं तीसरा आपको फिर से करवा देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके सामने कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलता है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए करना कैसे है। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, मतलब ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर। इस पे मान लीजिए यहाँ पे बिंदु P है और इस P से एक स्पर्श रेखा है PQ। कौन सी है? PQ। जो O से जाने वाली एक रेखा, O हो गया इस वृत्त का केंद्र बिंदु, इससे जाने वाली रेखा OQ पर Q पर मिलती है। ये O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। OQ का मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। OQ ये है, इसका मान हो गया 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। PQ है ये स्पर्श रेखा, इस स्पर्श रेखा की लंबाई को ज्ञात करना है। लंबाई ज्ञात करने से पहले O को हम P से मिलाते हैं। ये छोटी सी इसकी रचना होगी। O को P से मिलाया, यहां पे लिख देता हूं मैं आंसर में रचना। O को P से मिलाया। देखिए दोस्तों, O को हमने किससे मिलाया है? P से मिलाया है। तो केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, या केंद्र से लेकर के परिधि तक खींचा गया रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो ये वृत्त की त्रिज्या है और इसका मान यहाँ पे दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? ये रहा 5 सेंटीमीटर। तो इसका मान कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। अब आप जानते भी हो स्पर्श रेखा और त्रिज्या, इन दोनों के बीच में बनने वाला त्रिभुज, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण है वो हमेशा समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज? POQ में। ये POQ त्रिभुज है जिसके अंदर एंगल OPQ ये 90 डिग्री का है। तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया? त्रिभुज POQ। इसमें एक कोण 90 डिग्री का है, तो समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। आप जानते हो कि समकोण त्रिभुज के अंदर जो तीनों भुजाएं होती है, ये समकोण त्रिभुज अपने आप में एक खास त्रिभुज होता है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम है। यहां इस 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। दो जो भुजा बच गई उनमें से एक हो गया आधार और दूसरी जो बच गई वो क्या होगी? लंब हो गई। यानी कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम होते हैं। एकमात्र ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसके अंदर तीनों भुजाएं अलग अलग नाम से पुकारी जाती है, कर्ण, आधार और लंब। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अब अगर इसमें ये कोण 90 डिग्री का है तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज के अंदर अगर दो भुजाएं दी जाए और तीसरी ज्ञात करनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। दोबारा बोल रहा हूं मैं, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज की कर्ण होती है। तो कर्ण का वर्ग क्या हो गया? कर्ण का वर्ग यानी कि सुकेर, मतलब कर्ण की घात 2 किसके बराबर होगा? आधार सुकेर प्लस लंब सुकेर। तो यहां पे कर्ण का नाम है OQ। OQ सुकेर बराबर आधार है PQ। PQ सुकेर प्लस लंब मानना है हमने OP, तो OP सुकेर। अब जिन जिन के मान हमारे पास है वो मान इसमें रख देंगे
और जो बच गया उसका मान ज्ञात हो जाएगा। यहां सबसे पहले क्या दिया, ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू का मान क्या है 12, तो मैं वहां लिख रहा हूं ओ क्यू का मान 12 है, तो 12 स्क्वायर बराबर, बराबर के बाद में क्या है पी क्यू, पी क्यू का मान नहीं है, ज्ञात करना है, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू की जगह हमने पी क्यू लिख दिया, ओपी, ओपी का मान 5 है, तो क्या आएगा यहाँ पे 5 स्क्वायर, 12 का वर्ग हो गया 144 बराबर पी क्यू स्क्वायर और प्लस 5 का वर्ग क्या हो गया 25 हो गया। 25 को इधर ले आइए, 144 माइनस 25 बराबर क्या होगा पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि 25 यहाँ प्लस में है, इधर आते ही किस में होगा माइनस में होगा। अब 144 में से अगर हम 25 को घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 119 बराबर पी क्यू स्क्वायर, उधर से स्क्वायर को हटा दीजिए तो इस तरफ क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों भुजाएं वो सेंटीमीटर में दी गई है तो इसका मान भी सेंटीमीटर में आएगा। तो आपकी किताब के अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, ए के अंदर तो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और बी के अंदर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और सी के अंदर दिया हुआ है 8.5 सेंटीमीटर और डी में दिया हुआ है अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो उत्तर हमने निकाला है पी क्यू, यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात की हमने, वो आ गई अंडर रूट 119 सेंटीमीटर और इसमें आंसर होगा डी जिसमें दिया हुआ है 119 सेंटीमीटर। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक वर्त खींचिए, इसका चौथा क्वेश्चन है एक वर्त खींचिए। अगला क्वेश्चन है एक वर्त खींचिए, तो मतलब आपको एक वर्त खींचना है और एक दी गई रेखा के और एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। इसका अर्थ ये हो गया कि हमें एक वर्त बनाना है और फिर वर्त बनाने के बाद में एक रेखा दी गई है, उस रेखा के समांतर हमें दो रेखाएं और खींचनी है। वो इस प्रकार खींचनी है कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। तो दो रेखाएं खींचिए, दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। प्रश्न समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले एक वर्त खींचना है और उसके बाद में एक रेखा खींचनी है जो दी गई रेखा है, फिर जो दी गई रेखा है उसके समांतर हमें दो ऐसी रेखाएं खींचनी है जिनमें से एक तो स्पर्श रेखा होनी चाहिए और दूसरी क्या होनी चाहिए, छेदक रेखा होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसका हम चित्र बनाएंगे, उससे समझ में आ जाएगा। एक वर्त खींचिए, ये हमने वर्त खींच लिया एक, और एक दी गई रेखा, मतलब कहीं पे एक रेखा दी गई है, जैसे मान लीजिए ये रेखा दी गई है हमें ए बी। अब इस ए बी ये हो गया यहाँ पे वर्त का केंद्र बिंदु, और वर्त का केंद्र आप जानते हो जहां प्रकार का नुकीला सिरा रख के आप वर्त बनाते हो तो प्रकार का नुकीला सिरा जिस जगह पे रखा है वहां पे बिंदु बनता है, वो बिंदु केंद्र बिंदु ही होता है। तो अब इस रेखा के समांतर दो रेखा खींचनी, एक तो स्पर्श रेखा होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, छेदक रेखा। तो स्पर्श रेखा और छेदक रेखा की रचना करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रकार फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बता देता हूं, वैसे वैसे आप रफ नोटबुक में करते रहिए, अपने नोटबुक में करते रहिए, हो जाएगा। प्रकार का नुकीला सिरा आपको यहां रखना है इस केंद्र बिंदु पे, और फिर प्रकार को इतना खोलना है कि आपकी पेंसिल यहां तक आ जाए, इस लाइन को क्रॉस कर जाए। यहां तक खोलने के बाद में आप क्या करोगे,
पेंसिल को ऐसे घुमाओगे तो ऐसे चाप लगेगा। प्रकार का नुकीला सिरा यहां पे रख के इतनी यहां तक प्रकार खोल लीजिए, फिर उसको ऐसे घुमाइए, घुमाओगे तो ऐसे चाप लगेगा। क्या कर रहे हैं हम ये करें कि केंद्र बिंदु से इस दी गई रेखा पर लंब खींच रहे हैं, केंद्र बिंदु से दी गई रेखा पर लंब खींच रहे हैं। लंब खींचने के लिए प्रकार का नुकीला सिरा यहां पे रख के प्रकार को इस रेखा से थोड़ा ज्यादा खोल करके ऐसे घुमाएंगे तो एक चाप बन जाएगा। फिर क्या करना है, देखो ये जो चाप बनाया है वो इस ए बी लाइन को एक तो यहां पे काट रहा है और एक यहां पे काट रहा है। तो प्रकार का नुकीला सिरा यहां पे रखिए, रख करके फिर इतना खोल लीजिए प्रकार को, यहां पे जहां मेरी अंगुली है वहां पे प्रकार का नुकीला सिरा रखना है और ये जो मार्कर है यहां तक आपको प्रकार खोलना है। खोलने के बाद में क्या करोगे, यहां पे नुकीला सिरा रखते हुए आप यहां पे चाप लगाइए ऐसे, फिर बाद में प्रकार को उठा करके प्रकार का नुकीला सिरा इस पे रख लो, इस पे रख के फिर आप चाप लगाओ तो ऐसे चाप काट जाएंगे दोनों। फिर क्या करना है, स्केल से इस केंद्र बिंदु को इस प्रतिच्छेदी बिंदु से मिला देना है, जैसे भी मिले मिला देना है। तो ये केंद्र बिंदु से इस ए बी पर लंब हो गया। अब आप जानते भी हो कि यहां से लेके यहां तक त्रिज्या बन गई। अब आपको एक स्पर्श रेखा की रचना भी करनी है। यहां पे कैसे करोगे, शायद नियम याद होगा जो मैंने 10.1 में सबसे पहले बताई थी, ये प्रश्नावली शुरू की थी तब, कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बनने वाला कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो यहां पे देखिए ये जो लंब खींचा है हमने वो यहां पे इस वृत्त को स्पर्श कर रहा है या क्रॉस कर रही है, वृत्त को काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहां पे प्रकार का नुकीला सिरा रख करके, यानी यहां पे 90 डिग्री का कोण बना है, तो प्रकार का नुकीला सिरा यहां पे रख करके इस पे ये जो ओ से जाने वाली रेखा है वो ए बी को जो काट रही है, ओ से जाने वाली है, ये वृत्त को यहां काट रही है। मान लेते हैं ये सी बिंदु पे काट रही है, तो यहां सी बिंदु पर प्रकार का नुकीला सिरा रखोगे, रख करके प्रकार को थोड़ा सा खोल लीजिए, आप प्रकार की थोड़ी त्रिज्या ले लीजिए, लेकर के प्रकार का नुकीला सिरा यहां पे रख के आप एक अर्धवृत्त बनाइए। अर्धवृत्त बनाने के बाद में जितना अब आपका प्रकार खुला है उतना ही खुला रखना है और प्रकार का नुकीला सिरा यहां पे रख के एक चाप यहां लगाइए, दूसरा यहां पे रख के लगाइए, दो चाप लग गए। अब प्रकार का नुकीला सिरा यहां पे रखना है, रख करके इधर चाप लगाना है, फिर प्रकार का नुकीला सिरा इस पे रखना है, रख के यहां पे चाप लगाना है। फिर क्या करना है, इन दोनों प्रतिच्छेदी बिंदुओं से होते हुए एक रेखा खींचनी है। ये तो बन गई इसके समांतर स्पर्श रेखा। अब आपको एक छेदक रेखा और खींचनी है। छेदक रेखा मतलब जो वृत्त को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे वो छेदक रेखा कहलाती है। तो क्या करोगे, यहां पे रख लीजिए, आप कहीं पे भी रख लीजिए, इस लाइन के ऊपर वृत्त के अंदर से रेखा गुजरनी चाहिए वो। तो यहां पे प्रकार का नुकीला सिरा रख के क्या करोगे आप, यहां प्रकार का नुकीला सिरा रखा, फिर इसको आप घुमा करके यहां पे अर्धवृत्त बनाओगे। बनाने के बाद में प्रकार का नुकीला सिरा यहां पे रख के इधर चाप लगाओ, फिर यहां पे रखे इधर चाप लगाओ, दोनों चाप जहां भी काटे स्केल से इस लाइन को इस बिंदु से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा दो प्रतिच्छेदी बिंदु से। तो ये क्या होगी, एक दी गई रेखा के समांतर दो रेखाएं होगी, एक तो स्पर्श रेखा होगी और एक छेदक रेखा होगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सरल करना है, आपके समझ में आ गया होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए ताकि मैं आपको प्रमेय 10.2 समझा दूं। उम्मीद करता हूं अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अब देखिए आप एक्सरसाइज 2 शुरू कर रहे हैं 10.2। तो 10.2 के अंदर सबसे पहले एक प्रमेय दी गई है 10.2। प्रमेय है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। प्रमेय 10.2, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती है। ये प्रमेय है आपकी। तो ये तो आप जानते भी हो कि बाह्य बिंदु से वृत्त के ऊपर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। बाह्य मतलब वृत्त के बाहर बिंदु जो दिया जाए उस बिंदु से अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं।
और ये 11वीं प्रश्नावली के अंदर आपने रचना, जो रचनाएं हैं 11वीं प्रश्नावली, उसमें आपने बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की रचना भी की होगी, तो उसमें आप 2 स्पर्श रेखा खींच पाए हो। तो बाह्य बिंदु से हम केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और वो दोनों स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है, ये हमें सिद्ध करना है। देखो मान लीजिए ये मनचाही त्रिज्या लेके वृत्त बनाया है, इसका केंद्र बिंदु O हो गया, इस पे 2 स्पर्श रेखा ये होगी, यहाँ A मान लीजिए, यहाँ पे B मान लीजिए और यहाँ पे P मान लीजिए, यानी कि बाह्य बिंदु P हो गया, P से 2 स्पर्श रेखा PA और PB, ये 2 स्पर्श रेखा हैं, ये दोनों लंबाई में समान है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए थोड़ी सी रचना लिख लेते हैं हम। रचना, वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं AP व BP खींची। वैसे इसमें रचना की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की दृष्टि से लिख रहा हूं, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा PA और PB है, ऐसे लिख लीजिए आप, क्योंकि इसमें रचना की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA व PB है। और अब क्या करना है, O को P से मिला देते हैं, मिला दिया, फिर O से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं। स्पर्श बिंदु यानी कि स्पर्श रेखाएं वृत्त को जिस बिंदु पे स्पर्श करती है वो स्पर्श बिंदु कहलाते हैं। O को A से मिला दिया और B से मिला दिया और किस से मिला दिया? P से मिला दिया। अब देखो ये OB और OA दोनों क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या होगी। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा यानी कि PA और PB ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए यहां पे देखिए 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो त्रिभुज बन रहा है AOP और दूसरा त्रिभुज बन रहा है BOP। 2 त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज में से इस त्रिभुज की तो ये भुजा होगी, इस त्रिभुज की ये भुजा होगी, ये दोनों भुजाएं हमें बराबर सिद्ध करनी है। तो इनको सिद्ध करने का एकमात्र तरीका यही है कि यहां पे जो 2 त्रिभुज बन रहे हैं AOP और BOP, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दीजिए आप। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो आप जानते हो कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो संगत भुजा यानी इस त्रिभुज की ये भुजा और इसकी ये भुजा दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अब रही बात सर्वांग सम क्या होता है, तो छठी प्रश्नावली के अंदर बहुत सारी त्रिभुज की आकृतियां जिनको आपको सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। तो दोस्तों ये दोनों रेखाएं बराबर सिद्ध करने के लिए AP और BP को बराबर सिद्ध करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। और सर्वांग सम छठी प्रश्नावली के अंदर बहुत सारे त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। सर्वांग सम क्या होता है? भी ऐसे 2 त्रिभुज जिनकी संगत भुजाएं बराबर हो और उनके संगत कोण समान हो, यानी कि बिल्कुल आकार और माप के अंदर दोनों त्रिभुज अगर समान है, यानी एक त्रिभुज के ऊपर दूसरा त्रिभुज रख दिया जाए तो आपको केवल एक ही त्रिभुज प्रतीत हो, तो वो सर्वांग सम कहलाते हैं। और सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए एक त्रिभुज के 3 अवयव और दूसरे के संगत 3 अवयवों के बराबर होने जरूरी है, यानी कि दोनों त्रिभुजों के अंदर कम से कम 3 अवयव आपस में समान होने जरूरी है। अगर 3 अवयव आप समान सिद्ध कर देते हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। अब देखिए इनको सर्वांग सम कैसे करेंगे। एक तो ये त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज का नाम है OAP और नीचे वाला त्रिभुज है जिसका नाम हो गया त्रिभुज BOP। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आप, ऊपर वाले त्रिभुज के अंदर ये देखिए OA, ऊपर वाले त्रिभुज में OA और नीचे वाले त्रिभुज के अंदर OB, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या है? ये त्रिज्याएं हैं।
और आप जानते हो एक वर्तक के अंदर चाहे आप कितनी त्रिज्या खींच लो, त्रिज्याएं तो समान ही होगी, तो ये दोनों समान है। अगर ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त है तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों 5-5 सेंटीमीटर की हो जाएगी, यानी कि समान है। उसके अलावा देखिए आप इस त्रिभुज के अंदर ये भुजा ओपी काम आ रही है और इस त्रिभुज के अंदर ये ओपी भुजा काम आ रही है, यानी ओपी एक ऐसी भुजा है जो ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज दोनों की एक ही भुजा है, तो इसको कहेंगे उभयनिष्ठ भुजा, जो दोनों में काम आ रही है। त्रिभुज ओएपी की ओपी भुजा और त्रिभुज बीओपी की ओपी भुजा, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। दो अवयव तो मिल गए। अब रही बात तीसरी भुजा की, इनको तो पता तो है हमें कि भाई ये बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जाएगी वो लंबाई में समान है, लेकिन ये लंबाई में समान है ये तो हमें यहां सिद्ध करना है, इन दोनों भुजाओं को हमें नहीं ले सकते। तो क्या करना होगा, अब कोण देखिए आप, ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो इस त्रिभुज का एंगल ए, एंगल ए, इस त्रिभुज का एंगल ए और इधर इस त्रिभुज का एंगल बी, ये दोनों 90-90 डिग्री के हैं। क्यों है, यहां पे लिख देता हूं, स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच स्पर्श बिंदु पर बनने वाला कोण है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में स्पर्श बिंदु पर बनने वाला कोण है, यह हमेशा समकोण होता है। देखिए आप 3 अवयव हो गए ना, ये दो भुजाएं इन दो भुजाओं के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो कसौटी कौन सी बन गई, दो भुजा है यानी कि 2 साइड है और एक एंगल है, तो एस ए एस कसौटी हो गई है। क्या होगी, एस ए एस कसौटी होगी। तो एस ए एस कसौटी से त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम त्रिभुज बीओपी होगा। अब आप जानते हो कि सर्वांगसम त्रिभुजों की, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है। क्या होती है, संगत भुजाएं समान होती है। अतः इस ऊपर वाले त्रिभुज की भुजा एपी होगी और बराबर नीचे वाले त्रिभुज की भुजा क्या होगी, बीपी होगी। तो एपी और बीपी या पीबी दोनों समान है। अब हम लिख सकते हैं कि बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है। एक बार मैं फिर से इस आंसर को रिपीट कर देता हूं कि एक कोई वर्त दिया गया है जिसके ऊपर बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा P और PB खींची गई है। तो O को हमने P से मिला दिया, O को A और B से भी मिला दिया। हमें सिद्ध करना है कि AP और PB ये दोनों आपस में समान है। सिद्ध करने के लिए हमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना होगा और सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें 3 अवयव बराबर सिद्ध करने होंगे। तो 3 अवयव बराबर सिद्ध करने के लिए इस त्रिभुज की तो भुजा होगी OA और इस त्रिभुज की भुजा होगी OB, ये दोनों समान है, जो यहाँ लिख दी मैंने। उसके बाद में OP दोनों त्रिभुज में काम आ रही है, OP बराबर OP, इस त्रिभुज की OP भुजा और इसकी OP भुजा दोनों सेम है, एक ही है, उभयनिष्ठ हो गई है। ये एंगल A और एंगल B ये दोनों 90-90 डिग्री के हैं, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में बनने वाला, स्पर्श बिंदु पे बनने वाला कोण समकोण होता है। तो 3 अवयव बराबर हो गए, तो कसौटी बन गई, 2 भुजा और एक कोण है, तो एस कसौटी बन गई। दोनों त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिख दिया, सर्वांग समता के सांकेतिक रूप में। तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है, एपी भुजा बीपी या पीबी के बराबर होगी। अतः बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में क्या होती है, समान होती है। इसको उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आप इसका पहला उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण मैं लिख देता हूं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक है, उसके पेज नंबर 234 पे दिया गया है।
पहला उदाहरण है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वर्तों में, उदाहरण पहला है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वर्तों में बड़े वर्त की जीवा, सकेंद्रीय वर्तों में बड़े वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वर्त क्या होते हैं, यानी कि ऐसे वर्त, दो ऐसे वर्त जिनका केंद्र बिंदु एक ही हो, क्या कहलाता है? सकेंद्रीय वर्त कहलाता है। क्या कहलाता है? सकेंद्रीय वर्त कहलाता है। जैसे ये वर्त हो गया, एक ये छोटा वर्त हो गया और एक ये बड़ा वर्त हो गया। इन दोनों वर्तों का केंद्र बिंदु एक ही है, O, तो ये दोनों वर्त क्या कहलाएंगे? सकेंद्रीय वर्त कहलाएंगे। तो वर्तों में बड़े वर्त की जीवा जो छोटे वर्त को स्पर्श करती है, यानी जीवा तो जानते ही हो आप, वर्त के अंदर परिधि से लेकर परिधि तक, यानी एक परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। तो आपको एक ऐसी जीवा खींचनी है या ऐसा रेखाखंड खींचना है जो बड़े वर्त के लिए तो जीवा हो लेकिन छोटे वर्त को स्पर्श करती हो, तो ऐसे खींच लेते हैं। AB जो देखिए इस छोटे वर्त को तो स्पर्श कर रही है और बड़े वर्त की जीवा हो गई। ये मान लेते हैं बिंदु P पे स्पर्श करिए, स्पर्श बिंदु P है, तो हमें सिद्ध क्या करना है? स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है, यानी हमें सिद्ध करना है AP बराबर PB, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? O को स्पर्श बिंदु से मिलाते हैं, O को यानी कि केंद्र O को स्पर्श बिंदु P से मिला देते हैं। केंद्र बिंदु को किससे मिलाएंगे? स्पर्श बिंदु से। अब आप जानते हो, क्या जानते हो कि स्पर्श रेखा, ये देखो ये छोटे वर्त के लिए स्पर्श रेखा है क्योंकि छोटे वर्त को P पे स्पर्श कर रही है। स्पर्श रेखा व त्रिज्या के बीच बनने वाला कोण समकोण होता है। क्या होता है? समकोण, यानी कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है, देखो यहां ये स्पर्श बिंदु है और ये स्पर्श रेखा है, इस पे दो कोण बन रहे, एक तो इस तरफ बन रहा है, एक इस तरफ बन रहा है। ये दोनों क्या होंगे? 90-90 डिग्री के होंगे, यानी कि एंगल OPA और उधर वाला एंगल OPB, ये 90-90 डिग्री के होंगे। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। क्यों होगा? ये बात मैंने यहां लिख दी है कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या, इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण क्या होगा? समकोण होगा। ठीक है, अब O को A व B से मिलाते हैं। O को A व B से मिलाया, O को A से मिला देते हैं और B से मिला देते हैं। अब देखिए एकदम स्पष्ट आपको दो त्रिभुज नजर आ रहे होंगे, एक तो इधर और एक इधर। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो हमने सिद्ध किया था, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई में समान होती है, जो प्रमेय 10.2 की है, उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। इसमें भी आप यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहे हैं आपको, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। क्या सिद्ध करना होगा? सर्वांग सम सिद्ध करना होगा। कैसे करोगे सर्वांग सम सिद्ध? देखिए आप
इस त्रिभुज के अंदर ये जो भुजा दिख रही है आपको ओ ए, ये ए थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, ओ ए, ये बड़े वर्त की क्या है, त्रिज्या है। और ये ओ बी बड़े वर्त की त्रिज्या है। तो इस त्रिभुज की ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा समान होगी, क्योंकि ये दोनों ओ ए ओ बी बड़े वर्त की त्रिज्या है। और इसके अलावा ये देखिए आप ओपी, ओपी दोनों केंद्र उभयनिष्ठ है, इसलिए ये क्या होगी, बराबर होगी ना। इसके लिए ये भुजा होगी, इसके लिए ये भुजा होगी, दोनों में काम आ रही है, दोनों उभयनिष्ठ भुजा होगी। इसके अलावा इस त्रिभुज का कोण ये और इस त्रिभुज का कोण ये समकोण है, बराबर है। तो ये ऐसे ऐसे नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। और फिर आप जानते हो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो एपी और पीबी दोनों बराबर हो जाएगी। तो लिखते हैं त्रिभुज एओपी में, एओपी व त्रिभुज बीओपी में। एओपी ये वाला त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर ओए और इधर वाले त्रिभुज के अंदर ओबी, ये दोनों समान है, क्योंकि ये त्रिज्या है, बड़े वर्त की त्रिज्या। ये क्या है, बड़े वर्त की त्रिज्याएं हैं। इसके अलावा ये ओपी दोनों त्रिभुजों में काम आ रही है, एओपी में भी और बीओपी में भी ये भुजा काम आ रही है। तो ये हो गई आपकी उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी होगी, उभयनिष्ठ भुजा। और इस त्रिभुज का एंगल ओएपी, सॉरी ओपीए, ओपीए और बराबर इसका ओपीबी, ये दोनों एंगल है वो 90 डिग्रीज के हैं। क्यों है ये देखो, यहां पे हमने समीकरण 1 में किया है, तो यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 से। अब देखिए दो भुजाएं बराबर हो गई, एक कोण हो गया बराबर, तो एस ए एस कसौटी से, कौन सी कसौटी से, एस एस कसौटी से त्रिभुज एओपी सर्वांग सम त्रिभुज बीओपी होगा। आप जानते हो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान होती है, लिख देते हैं यहां पे सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, संगत भुजाएं समान होती है, संगत भुजाएं समान होती है। अतः इस त्रिभुज की एपी भुजा और इस त्रिभुज की बीपी भुजा, यही हमें सिद्ध करना था। और नीचे भी लिख सकते हैं कि नहीं इतना ठीक है, ये सिद्ध हो गया, हमें ये सिद्ध करना था एपी बराबर बीपी। तो इसको उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पे कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले।